कार जय हिंद। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बिहार दरोगा के लिए ना। बिहार दरोगा क्या, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि पूर्व में भी मैंने कराया है, अगर आपने हमसे प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्लास करा है तो वहां मैंने ये सब कराया है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पर आप इसको अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक है जो है वो जनगणना। यहाँ से प्रश्न, ये दो वीडियो इस पर आएगा मेरे भाई। एक तो ओवरऑल पूरे भारत का आएगा और दूसरा एक बिहार का स्पेशल लाऊंगा। बिहार का जनगणना से भी आता है प्रश्न, है ना। तो बने रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो बने रहिएगा। और एक चीज और बता दूं, जल्द ही पाठशाला विद के आपको ऐप पर भी नजर आने वाला है, ठीक है। वहां भी कोर्सेस जो है वो शुरू होंगी, तो थोड़ा सा बस वक्त दीजिए, सब कुछ आप लोग के लिए किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ जाइए। जनगणना के इतिहास में किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहा गया, है ना। जनगणना के इतिहास में एक जो ईस्वी है उसे महाविभाजक वर्ष कहा गया है, और बच्चे अक्सर उसमें कंफ्यूज जाते हैं। वो सोचते हैं 1921 है कि 1911 है, क्योंकि 11 से 21 वाले दशक को जो है वो महाविभाजक काल कहा गया है। बट किस वर्ष को अगर पूछे तो वहां कंफ्यूजन होता है। तो वर्ष में ध्यान रखिएगा 1900 क्या 1921 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न। वर्ष 1911 से 21 की जो दशक है इसको महाविभाजक काल कहा गया या कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि रही। जनसंख्या पर क्या पड़ा था प्रभाव? धनात्मक था कि स्थिर था कि शून्य था कि ऋणात्मक था? तो जान लीजिए 1911 से 21 के दशक में जो जनसंख्या थी वह घट रही थी, कम रही थी, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा, डी विकल्प। इसीलिए इसको महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। इसके बाद फिर ऐसा विस्फोट हुआ जनसंख्या का कि आज स्थिति आप देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा जनसंख्या हो गया है। दुनिया में एक नंबर जनसंख्या भारत का है। ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है, इस पर गर्वान्वित मत होइएगा कि भारत की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। नहीं, आपके पास अगर क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होता तब आप गर्व करते कि हमारे पास क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा है और जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। लेकिन क्षेत्रफल में आप देख ही रहे हैं कि आप कितने पीछे हैं, 7वें पायदान पर हैं, ठीक है, और जनसंख्या में आप पहले पायदान पर हैं। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है। तो जो जनसंख्या वृद्धि रही है, यहाँ पर आ जाइए कि जनगणना 2011 के अनुसार, यानी 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? जनसंख्या 10 साल में कै परसेंट ये कह रहा है। तो 10 साल में 1 से 11 तक जो जनसंख्या बढ़ा है वह बढ़ा है 17.7%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि पूछे 11 के अनुसार तो बताएंगे आप क्या, 17.5, ठीक है। ये पूछता है एग्जाम में। तीसरा ही सवाल की बात कर रहा हूं। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? मतलब 2011 में जो जनगणना हुआ, देखिए अन्य अन्य बुक में अन्य अन्य डाटा मिलता है, ठीक है। तो मैंने इंटरनेट के माध्यम से जो लेटेस्ट है वही निकाल के आपको परोसा है, क्योंकि हर किताब में मैं देख रहा हूं तो कुछ अलग कुछ अलग कुछ अलग डाटा। बाकी जब मैं इंटरनेट से सर्च किया हूं तो ये जो फाइनली निकल के आया है, महिला साक्षरता, मतलब अगर 100 महिला से पूछा गया तो उसमें देखा गया कि 65.46 महिला जो है वो पढ़ी लिखी है, ठीक है। 65.46 महिला पढ़े लिखे हैं 100 में। बाकी लगभग 34.54 जो है वो नहीं पढ़े लिखी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 65.46, ठीक है। चलिए अगला। अब आपके मन में आया होगा कि पुरुष कितना पढ़ा लिखा होगा, तो ध्यान रखिए 100 पुरुष से अगर पूछा गया, ये 2011 की बात की जा रही है, तो उसमें देखा गया कि 82.14 यानी कि 82.14 पुरुष जो है वो पढ़े लिखे हैं। बाकी जो है 17.86 वो पढ़े लिखे नहीं, तो हो जाएगा 82-14। अब ओवरऑल की बात करेंगे तो 82 और अगर 65 को जोड़ेंगे और उसको आधा कर दें, 82 65 को जोड़ के उसको आधा कर दें
तो वही लगभग 74 के आसपास आएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो कुल साक्षरता दर होगी वो हो जाएगी 74.4। किसी बुक में 73 भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, लेकिन मैंने इंटरनेट से बता दिया आपको, तो ये हो जाएगा 74.04। 04, 4 नहीं 04, ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, मतलब कि भारत में प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते थे। तो ध्यान रखिएगा, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति भारत में निवास करते 2011 की जनगणना के अनुसार। अब और जाएगा कम, क्योंकि क्षेत्रफल वही है और संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगली जो 27 में जो होने वाला है जनगणना, उसमें देखेंगे कि ये और बढ़ा रहेगा, ठीक है। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात, मतलब अगर 1000 व्यक्तियों को चेक किया गया, पुरुष अगर 1000 पैदा ले रहा है तो 943 ही महिला पैदा ले रही है, ठीक है। तो ये होता है लिंगानुपात, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। तो 1000 पुरुष अगर है तो 943 महिला है भारत में। अब की मैं बात कर रहा हूँ लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात की बात नहीं है, ये लिंगानुपात है ओवरऑल टोटल की, ठीक है। तो 943। अब यही बात हो कि शिशु लिंगानुपात, जो बच्चे अभी पैदा ले रहे हैं, वर्तमान की बात की जा रही है, तो शिशु लिंगानुपात वो हो जाएगा 919। 919, कहीं कहीं 918 भी मिल रहा है, इंटरनेट पर मैं देखा 919 दिखा। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात जो है वो 919 हो, ठीक है। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्यों का सही घटता क्रम कौन सा है। घटता क्रम मतलब सबसे पहले बड़ा राज्य, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे ना। तो देखिए, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भारत के अगर किसी राज्य के पास है तो वो आता है राजस्थान। राजस्थान के पास सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, तो पहले में राजस्थान हो जाएगा। तो राजस्थान तो 2 में है, कहेंगे पहला भी है और चौथा भी है। अब कौन सा सही होगा, तो ध्यान रखिएगा, आपको याद रखना है राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, और महाराष्ट्र, और चौथे में उत्तर प्रदेश आएगा। पहले में राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। ये ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश दूसरे पर है, राजस्थान के बाद दूसरे पर है मध्य प्रदेश, तीसरे पर है महाराष्ट्र, और चौथा पर है यूपी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, आइए, 2011 के अनुसार न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्य का बढ़ता क्रम, मतलब सबसे छोटा राज्य, फिर थोड़ा उससे बड़ा राज्य, फिर थोड़ा उससे बड़ा, थोड़ा उससे। 4 ही राज्य मैं याद कराऊंगा, 4 काफी है आपके लिए। तो सबसे छोटा आपका हो जाएगा गोवा, क्या हो जाएगा, गोवा। फिर हो जाएगा सिक्किम, तो गोवा के बाद सिक्किम हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका कौन सा, तो गोवा, सिक्किम, उसके बाद त्रिपुरा और नागालैंड। तो ऑप्शन ए कह लीजिए या डी कह लीजिए, दोनों एक ही लग रहा है ना, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। ऐसे कभी एग्जाम में प्रश्न आए तो कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों में से कोई लगा दीजिएगा, दोनों का आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला तथा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में निवास कर रही है और सबसे कम कहाँ में। तो जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, तो कहेंगे उत्तर प्रदेश तो चारों में है, सबसे कम जो है वो सिक्किम में है, तो हो जाएगा यूपी और सिक्किम। तो ये विकल्प यहाँ भी सही हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से आप समझते चलेंगे। अगर किसी प्रश्न में कोई गलती लगे कि भैया ये गलती है, तो आप कृपया क्वेश्चन नंबर जो है वो दर्ज कर दीजिएगा, ताकि जो आपको पीडीएफ उपलब्ध कराया जाता है उसमें आपको गलती जो है ये ना मिले, है ना, पीडीएफ जो है वो सही आपको मिल जाए। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कि उत्तर प्रदेश और सिक्किम। चलिए, 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार नवगठित राज्यों में सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य के पास है, नवगठित में। अभी आपने उत्तर प्रदेश और सिक्किम देखा है, तो जो नए राज्य गठन हुए हैं उनमें आपको ध्यान देना है।
तो उनमें जो राज्य हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पहला तो हो जाएगा आपका झारखंड, और दूसरा जो हो जाएगा वो होगा उत्तराखंड। मतलब कि सर्वाधिक झारखंड और न्यूनतम उत्तराखंड, ये विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। 2011 जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सबसे ज्यादा दिल्ली होगा और सबसे कम होगा वो लक्षद्वीप, यानी कि दिल्ली और लक्षद्वीप। ध्यान रखिएगा डी विकल्प यहां भी सही होगा। कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य का सही क्रम, तो मैंने बता दिया है उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है, तो उत्तर प्रदेश को पहले चूज करिए। पहले नंबर पर यूपी, तो हो जाएगा यूपी। दूसरे नंबर पर जो है वो हो जाएगा आपका कौन सा? दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, बिहार नहीं, तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, तीसरे में बिहार और चौथे में बंगाल, तो सी विकल्प सही होगा। चलिए, न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य, मतलब सबसे कम जनसंख्या कहाँ में है? सबसे कम जनसंख्या पहले नंबर पर सिक्किम बता दिया गया है, फिर गोवा, फिर आपका मणिपुर, फिर नागालैंड। ठीक है, नहीं, सिक्किम के बाद गोवा नहीं है, ध्यान रखिएगा। सिक्किम के बाद है मिजोरम, गलत में जा रहा हूं, एक बार फिर से इधर करता हूं मैं। हाँ, ध्यान रखिए मुझे, क्योंकि नागालैंड इन सब में कम है, तो सिक्किम में है, मिजोरम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, गोवा में है और नागालैंड में है। ये आपको ध्यान रखना था, है ना। न्यूनतम जनसंख्या वाले जो 5 राज्य का समूह है, मतलब सबसे कम कहाँ में है? सिक्किम में, फिर उससे थोड़ा सा अधिक मिजोरम में है, फिर थोड़ा उससे अधिक अरुणाचल प्रदेश में है, फिर उससे अधिक गोवा में है, और फिर इनसे अधिक है नागालैंड में। तो ये 5 राज्य हो गए। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश का सही क्रम। सबसे ज्यादा, तो ज्यादा में तो दिल्ली आएगा, सबसे पहला दिल्ली आएगा, फिर आएगा JNK, और फिर आएगा चंडीगढ़। तो दिल्ली, जम्मू और चंडीगढ़। ठीक है, चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य तथा न्यूनतम दोनों पूछ रहा है, मतलब 10 साल में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ बढ़ा? तो वह बढ़ा था मेघालय में, और नागालैंड में तो ऋणात्मक रहा था, सबसे कम नागालैंड में, तो ए विकल्प यहां से। चलिए, 2011 के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश, अभी आपने राज्य देखा मेघालय और नागालैंड, केंद्र शासित प्रदेश में आइएगा तो दादर और नगर हवेली और लक्षद्वीप आएगा। क्या आएगा? दादर और नगर हवेली सबसे ज्यादा, और कम में लक्षद्वीप, तो ये यहां पर सही। चलिए, 2011 के अनुसार उच्च जन घनत्व वाले 4 राज्य, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, मतलब 1 किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग कहाँ बस रहे हैं, तो ये जान लीजिए। बिहार के जनसंख्या जो घनत्व है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो बिहार सबसे ज्यादा हो जाएगा पहले, फिर आएगा बंगाल, फिर केरला, फिर यूपी, तो बिहार हो जाएगा पहले नंबर पर, 1106 व्यक्ति। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य का बढ़ता क्रम, मतलब कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है, तो सबसे कम जनसंख्या जो घनत्व है वह आपका आ जाता है कहाँ में? अरुणाचल प्रदेश में। 1 किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति रहता है, जहां बिहार में 1106, वहां अरुणाचल में खाली 17, तो अरुणाचल हो जाएगा, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम और फिर नागालैंड। ठीक है, अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड। चलिए, उच्च जन घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश, अभी राज्य पढ़ा, अभी केंद्र, तो देखिए दिल्ली आप जानते हैं कि बहुत पॉपुलेशन है, तो दिल्ली तो पहला पर होगा ही, दिल्ली होगा, फिर होगा चंडीगढ़, फिर होगा पुदुचेरी। दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी, ये तीनों हो जाएगा उच्च जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश का घटता क्रम। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जन घनत्व वाला राज्य, मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल में है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, न्यूनतम, सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश का है?
तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप, बता ही चुका हूं ये आपको। चलिए आइए, अच्छा ध्यान रखिए यहाँ पर केंद्र शासित घनत्व वाला था या क्या था, कंफ्यूजन हो मुझे ना। हाँ, तो जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या पूछ रहा है, तो जनसंख्या तो लक्षद्वीप सही है। अगर घनत्व पूछ दे ना, घनत्व पूछ दे तो होगा अंडमान निकोबार, क्योंकि उसके पास क्षेत्रफल ज्यादा है और लोग कम। तो ये जनसंख्या पूछा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। घनत्व पूछता तो अंडमान हो जाता। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित, मतलब सबसे पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सबसे पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश भी लक्षद्वीप ही है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, देखिए सबसे ज्यादा जन घनत्व कहाँ केंद्र शासित में, तो ये बता दो दिया हूं मैं, दिल्ली में सबसे ज्यादा है ये, लेकिन कम कहाँ में, तो अभी बताया अंडमान, तो ये दिल्ली और अंडमान हो जाएगा सही बिल्कुल आंसर। चलिए, न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित, मतलब सबसे कम पढ़ा लिखा किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो वो हो जाता है आपका दादरा एवं नगर हवेली। ये विकल्प यहाँ भी सही हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 राज्य घटता क्रम, मतलब सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन है, तो सबसे ज्यादा तो केरल है, जानते ही हो केरल, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। केरल के बाद है मिजोरम, केरल मिजोरम, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर आता है आपका गोवा, फिर आता है गोवा, फिर आता है त्रिपुरा। ठीक है, केरल मिजोरम गोवा त्रिपुरा, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। सर्वाधिक पुरुष साक्षर, अभी तो ओवरऑल पुरुष महिला दोनों मिलाकर था, अभी केवल पुरुष पूछेगा, तो देखिएगा केरल तो 1 नंबर पर रहेगा ही, मिजोरम भी रहेगा और गोवा भी रहेगा। ठीक है, तो यही होगा केरल मिजोरम और गोवा। 2011 के अनुसार न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला, मतलब सबसे कम पुरुष साक्षर कहाँ में है, तो देखिए पुरुष साक्षर हो या महिला साक्षर हो, बिहार का ही नंबर 1 स्थान रहेगा। ठीक है, तो ये गर्व की बात नहीं है, ये तो बहुत खराब बात है ना, क्योंकि बिहार सबसे पीछे है पढ़ाई में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला तो ये हो जाएगा बिहार। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 4 राज्य, मतलब सबसे महिला साक्षर कहाँ में है, तो महिला वही केरल मिजोरम गोवा त्रिपुरा, सेम वही रिपीट। चलिए, अब न्यूनतम महिला साक्षर, मतलब सबसे कम महिला पढ़ी लिखी कहाँ में है, तो मैं बता दिया हूं कि सबसे कम महिला पूछ दे या पुरुष पूछ दे या दोनों पूछ दे तो बिहार ही होगा, सब में बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात मतलब 1000 बच्चे अगर पैदा ले रहे हैं बेबी, तो उसमें कितना गर्ल पैदा ले रहा है, 1000। ठीक है, तो जो अगर मैं बात करूं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य का, सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात, तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, यहाँ अगर 1000 बेबी पैदा लेता है लड़का वाला, तो 972 के आसपास गर्ल पैदा लेती है ना, तो तब भी ये सबसे ज्यादा है। हरियाणा का पायदान इसमें नीचा होगा। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, मतलब सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का हो जाए। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य, तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य जो हो जाएगा, यह भी आपका हरियाणा ही हो जाएगा, बता ही दिया। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, अभी तो आपने देखा कि अरुणाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में वो होता है पुदुचेरी। ठीक है ना। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाले 4 राज्य का समूह बढ़ते, तो जानते हैं कि सबसे नंबर 1 बिहार ही आएगा, बिहार सबसे कम पढ़ा लिखा, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए, शिशु लिंगानुपात सबसे कम वाला यूटी, जहां आपने सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका देखा, पुदुचेरी का देखा, सबसे कम अगर कहेगा तो दमन और दीव का बताइएगा। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 राज्य, तो जाहिर सी बात है केरल पढ़ा लिखा है तो यहाँ पर रहेगा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है।
चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, अभी यूटी की बात की जा रही है, तो बता ही चुका हूं, दमन एवं दीव सबसे कम और पुदुचेरी सबसे ज्यादा, है ना, पुदुचेरी और दमन दीव। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर अग्रणी राज्य, मतलब सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी के लोग कहाँ, तो एससी अनुसूचित जाति की बात की गई है, तो वो होता है पंजाब में। भारत का शहरी लिंगानुपात 2011 के अनुसार शहर में लिंगानुपात जो है वो 929 है। ठीक है, चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, अभी एसटी वाला कह रहा है, सबसे ज्यादा कहाँ में और सबसे कम कहाँ में, तो सबसे ज्यादा एसटी मध्य प्रदेश में और पंजाब में सबसे कम, न के बराबर। चलिए, भारत का ग्रामीण लिंगानुपात, देखिए कहा जाता है ना कि ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वो ज्यादा नहीं, ज्यादा पढ़ा लिखा तो शहर में रहते हैं, लेकिन लिंगानुपात 929 है, जबकि ग्रामीण जो है वो उसके अपेक्षा कम पढ़ा लिखा है, लेकिन वहां का जो लिंगानुपात है वो 949 है। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के आधार प्रतिशत वाला, प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा प्रतिशत कहाँ में है, तो वो है मिजोरम में। जनसंख्या में मध्य प्रदेश होगा, प्रतिशत में मिजोरम। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है नगर में, तो वो महाराष्ट्र में है। सबसे कम नगर में जनसंख्या कहाँ है, तो वो है सिक्किम में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य का घटनाक्रम, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनता कहाँ रहती है, किस राज्य में रहती है, तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनता उत्तर प्रदेश में रहती है, फिर बिहार में रहती है, फिर बंगाल और तब महाराष्ट्र में रहती है, तो ये 4 हो जाएगा। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला, मतलब सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहाँ में और सबसे कम कहाँ में, तो सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या की बात की जा रही है, प्रतिशत में नहीं, तो उत्तर प्रदेश और सबसे कम नागालैंड। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, मतलब सबसे कम ग्रामीण लोग कहाँ में है, तो सबसे कम है सिक्किम में, सिक्किम के बाद फिर मिजोरम में है, सिक्किम मिजोरम, फिर है गोवा में और फिर है अरुणाचल। ध्यान रखें। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत, मतलब सबसे ज्यादा नगरीकरण किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा नगरीकरण गोवा में है और सबसे कम नगरीकरण जो है वह हिमाचल प्रदेश में है, ये नोट कर लीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या, मतलब टोटल जनसंख्या में नगर में कितने लोग निवास कर रहे हैं, तो नगर में 31.16 लोग निवास कर रहे हैं, प्रतिशत। और जनगणना का दायित्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 246। ठीक है, ध्यान रखिएगा 246। चलिए, जनगणना 2011 का नारा पूछना है, नारा जो था वह था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका, क्या था, प्रगणक शिक्षिका। कौन सी जनगणना थी, 2011 की जनगणना थी, वो भारत की कौन सी थी, तो वो 15वीं जनगणना थी। लेकिन अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत की पूछ दे तो 7वीं थी, स्वतंत्र भारत की पूछ दे तो 7वीं थी। ठीक है, साक्षर कहलाने के लिए न्यूनतम आयु, भाई साक्षर कौन कहे, किसको कहेंगे, ध्यान रखिए 7 वर्ष का वह बालक जो पढ़ लिख दोनों ले वही साक्षर होगा। ठीक है, 7 वर्ष का है, पढ़ तो लेता है लिख नहीं पाता है, तो वो साक्षर नहीं होगा। या अगर 5 वर्ष का है, पढ़ भी लेता है लिख भी लेता है, तब भी साक्षर नहीं होगा। 7 वर्ष होना चाहिए और पढ़ना और लिखना दोनों आना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा 0 से ये 7 वर्ष होगा। शिशु लिंगानुपात में कितने वर्ष तक के बच्चों को गिना जाता है, तो 0 से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी अंकित की गई है, वार्षिक, जैसे सालाना तो आपको 17 पॉइंट बताया था, वार्षिक सालाना 10 साल में 17 बताया था, सालाना 1.64 बता रहा हूं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही, तो भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.64 बता ही चुका। चलिए,
जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य का घटनाक्रम। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या बताया था उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, डी सही है ना। चलिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे ज्यादा जनसंख्या, तो ये करा चुका हूं, रिपीट है उत्तर प्रदेश में। 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या, तो सिक्किम, ये भी बता चुका हूं। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य का घटता क्रम, मतलब सबसे ज्यादा तो मेघालय में, फिर अरुणाचल में, और फिर तीसरे पर बिहार में है। यहाँ सबसे ज्यादा 10 साल में बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, मतलब सबसे कम बढ़ने वाला, तो सबसे कम नागालैंड में जानते हैं ऋणात्मक रहा था, फिर केरला में, फिर गोवा में। ठीक है, ध्यान रखिए। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जन घनत्व वाले राज्यों का सही बढ़ता क्रम, मतलब सबसे कम घनत्व, तो ये भी प्रश्न आ गया है, रिपीट। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम लोग, फिर मिजोरम में, फिर सिक्किम में, फिर नागालैंड में। तो ये हो गया। 66 प्रश्न थे जनगणना से संबंधित। इन सबको अगर नोट कर लिया होगा तो एक समझ लिए कि एक सवाल यहाँ से पक्का हो जाएगा। एक वीडियो और आएगा जिसमें बिहार का जनगणना रहेगा, है ना, तो वो भी देख लीजिएगा, वहां से भी प्रश्न आपको आता है। 2-3 प्रश्न जनगणना से पूछा जाएगा कुल मिला करके, तो आपको इन्हीं सबसे बटोरना है नंबर। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।